पीएम नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है? क्योंकि एक सच्चाई ये भी है ना कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जहां पर 99 पर सिमट गया पूरा इंडिया गठबंधन, वही सामने सत्ता पक्ष की संख्या तो 240 ही रही। तो स्थिति हार कर जीतने वाली, इस तरह से प्रोजेक्ट कर एक पॉलिटिकल जो है प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर इंडिया गठबंधन लगातार अपने बयानों के जरिए कर रहा है। और कुछ हद तक जमीन पर वो चीजें दिखती भी हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर, वो दबाव कि बीजेपी में अंतरकलह, संगठन सरकार में सवाल, 71 दिनों में 4 बड़े फैसलों पर पुनर्विचार, फैसला वापसी, चाहे संसद में बिल के जरिए हो, कोर्ट में आरक्षण के जरिए हो या चुनाव में नतीजों के जरिए हो, बैकफुट पर बीजेपी भी नजर आती है। ये आगे आने वाली लड़ाई कितनी प्रचंड आपको दिख रही है? देखिए पूजा, बड़े से बड़ा नेता, बड़ी से बड़ी पार्टी, लोकतंत्र में चुनाव के आधार पर ही उसकी ताकत तय होती है, उसका स्वाभिमान, उसका जो भी कॉन्फिडेंस कहिए, विश्वास कहिए, बढ़ता और घटता है। निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि सारे राजनीतिक विश्लेषक, सारे लोग, सारे रणनीतिकार ये मानते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से अगर कोई चेहरा लड़ाने की कोशिश की जाएगी या प्रधानमंत्री का कोई चेहरा दे करके चुनाव लड़ाया जाएगा तो प्रधानमंत्री के एक अपराजय स्थिति में है। उनके चेहरे से लड़ना विपक्ष के चेहरे में किसी में दम नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करके ही विपक्ष ने लड़ा और उसे कामयाबी मिली। ये बात अलग है कि वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर देश में मोदी सरकार से एनडीए सरकार में लाने में वो कामयाब हुए। और उसकी वजह से आप देखिए 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ने अपने किए कितने फैसले वापस लिए हैं और पिछले 1.5-2 महीनों में कितनी चीजों पर उन्हें पीछे हटना पड़ा है। तो ये निश्चित तौर पर, और ये लोकतंत्र, ये जो जनमत है, ये उसका सम्मान है। विपक्ष की अगर ताकत बढ़ी है और वो अपनी बात कह रहा है और सरकार उसकी बात मान रही है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो लोकतंत्र का सम्मान है, जनभावना का सम्मान है, जनमत का सम्मान है। जहां तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी लगातार, उन्होंने पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए भी जिम्मेदार राहुल गांधी को माना जाता है। इतिहास में सबसे कम लोकसभा सीटें जब कांग्रेस पार्टी को मिली तो पार्टी की बागडोर राहुल गांधी के हाथों में थी। और वहां से आज यहां तक ले आने में अगर राहुल गांधी को मुश्किल से 25 से 30 सीटें मिल जाती तो ये आज इंडिया गठबंधन की देश में सरकार होती। तो वहां तक पहुंच गए हैं। वो तमाम लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 200 सीटें चाहिए, कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए देश में 125 से ऊपर सीटें चाहिए बस। तो ये स्थिति कांग्रेस की तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनका गठबंधन तैयार हो जाता है। अभी जो बात हम जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जो गए थे, मैंने कल ही आपसे कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन के होने की पूरी संभावना है और वो गठबंधन होगा। जहाँ तक बात कश्मीर चुनाव की है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पूजा मैं आपको बताऊं, मैं 2019 में भी गया था, 2022 में भी कश्मीर गया था और मैंने कई वहाँ गाँव में और आम लोगों से बात की। कश्मीर घाटी का आम आदमी, आम जनता, महिला हो या पुरुष, उसे धारा 370 रहने से क्या फायदा था ये नहीं मालूम और धारा 370 हट जाने से क्या नुकसान हो गया ये भी नहीं मालूम। धारा 370 हटने से उसको क्या फायदा हुआ ये भी उसको नहीं मालूम। असल में बात क्या है, ये धारा 370 वैचारिक स्तर पर, विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनसंघ ने अपने जमाने में और भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद अपने जमाने में उन्होंने हमेशा, अमित शाह का मैं बार बार कोट करता हूं राज्यसभा का वो भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जब म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य नहीं जीतते थे तब भी हम अपने बैनर पोस्टर पर धारा 370 हटाने का वायदा करते थे। हमें देश ने पहली बार जनमत दिया, हमें बहुमत दिया, हमने ये फैसला नहीं किया, लेकिन जब दूसरी बार किया तो हमें अपने जो एजेंडा है उस पर चलना पड़ेगा और हम धारा 370 हटाएंगे, क्योंकि हमारा ये वायदा है। 370 हटाए जाने के बाद सवाल ये उठता है कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरियां कितनी मिली, वहाँ विकास कितना ज़्यादा हुआ और कश्मीरी पंडितों का दर्द जो सबसे ज़्यादा है कश्मीर में, उनके वापसी के क्या रास्ता
कितना प्रशस्त हुआ, कश्मीरी पंडितों को उससे क्या हुआ, क्या इस बार के चुनाव में 5 साल के बाद 8 साल के बाद जो चुनाव हो रहा है उसमें कश्मीरी पंडित जाकर अपना वोट दे पाएंगे। कश्मीर 370 हटने से जिन लोगों ने सबसे ज्यादा तालियां बजाई वो कश्मीर और जम्मू के थे नहीं, और शायद ही अपनी जिंदगी में मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो तो उनके एजेंडे पर था, लेकिन जो आम लोगों के बीच में धारणा थी ऐसा कि जैसे 370 हट गया तो पूरा भारत जाके कश्मीर में बस जाएगा। संसद में अपनी लिखित सवाल के उत्तर में सरकार ने बताया है कि कितने लोग ने जाके कश्मीर के में जमीनें खरीदी हैं। तो बदला क्या है ये बात है। और जहां तक आतंकवादी घटनाओं की बात है, पहले भी होती रही है, जम्मू में आजकल देखिए कितनी तेजी से हो रही है, वो तो सीमा पार का आतंकवाद है। वो जब भी भारत मजबूत और तेजी से बढ़ता हुआ तो दिखता है तो वो खुराफात करते रहते हैं। आतंकी घटनाओं के चार्ट की बात अलग है, लेकिन कश्मीर का। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह कि धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ेगी 47 सीटों पर कि नहीं कमल के फूल पर, क्योंकि अगर उसने इतना अच्छा किया है तो उसे घाटी में चुनाव भी लड़ना चाहिए। उसे कैंडिडेट मिलेंगे कि नहीं, किसी के साथ गठबंधन करेगी नहीं, ये भी बड़ा देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहाँ पर उठाए हैं। तो चलिए शुरुआत, क्योंकि शुभ्रांशु से मैं बात कर ही चुकी हूँ, तो धनंजय गिरी जी, तो राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने नरेंद्र मोदी के सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है। और वाकई जम्मू कश्मीर और उसके बाद जो हालात हमने देखे हैं, पिछले 71 दिनों में आपके फैसले जो देखे हैं, लगातार आप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन आप ही की रफ्तार से जो लोकसभा चुनाव से पहले आपकी हुआ करती थी उस पर आगे बढ़ता जा रहा है।